Hello students, today we are going to discuss the topic number 2 in your chapter Python Pandas first, introduction to Pandas data structure. In last topic we have discussed introduction to Pandas, and in this lecture or in this video we have seen अपन कैसे Pandas को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और पांडाज लाइब्रेरी के बारे में अपन ने बहुत कुछ देखा था। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो आज अपन जैसा कि आप देख रहे हो अपना यूनिट नंबर 1 चल रहा है अभी, जिसका चैप्टर नंबर 1 अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर सेकंड टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू पांडाज डेटा स्ट्रक्चर। तो चलो आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे आज कि पांडाज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं पाइथन के अंदर, और जनरल डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे पांडाज के डेटा स्ट्रक्चर जैसे सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इनको अपन बनाना और ये सब नहीं देखेंगे आज, अपन जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, तो थोड़ा अपन बेसिक जानेंगे ताकि आप लोगों का बेस तैयार हो, फिर अपन कोडिंग के ऊपर मूव करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर। ओके, तो चलते हैं विदाउट किसी डिले के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आज का टॉपिक ही है पांडाज डेटा स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पांडाज के बारे में अपन ने देख लिया। ये एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर रेडीमेड कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके आप वेरियस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो और रीसेव कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की लाइक एनालिटिक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो अब अपना डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पांडाज के अंदर ऐसा क्या डेटा, क्या फॉर्मेट है, क्या प्रोवाइड करवाता है जिससे कि ये डेटा एनालिटिक्स ईजी हो जाती है। तो इसका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल है। अपन अपने सिलेबस में दो ही हैं, एक सीरीज है और एक है डेटा फ्रेम। तो ये अपन दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आपको बताऊंगा इसमें एक दो और भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इट इज़ ए स्पेशलाइज फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डेटा। जैसे आप लोगों के पास में कोई डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कल ही मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ पे राम पड़ा हुआ है, यहाँ पे 14 पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिर जैसे ऊपर यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे जैसे 15 पड़ा हुआ है, जैसे श्याम पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे एक्स आई पड़ा हुआ है, एक्स आई मान लो। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे जैसे एक्स आई किया है, यहाँ पे मोहन पड़ा हुआ है। ये डेटा एक कंप्यूटर पे या फिर कहीं फाइल में पड़ा हुआ है, तो इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना के काम कौन करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। इसको क्या करना, स्टोर करना। इसको क्या करना, प्रोसेस करना। उसके बाद में इसको जरूरत पड़ने के ऊपर निकालना, मतलब रिट्रीव करना। रिट्रीव करना मतलब जैसे आप लोग MySQL की टेबल में डेटा डाल देते हो फिर क्वेरी करके निकालते हो ना, तो वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल है। ओके, तो रिट्रीव करना डेटा को और स्टोर करना एक सही फॉर्मेट में, उसको ऑर्गेनाइज करके और उसको प्रोसेस करना। ये काम कौन, इस काम को करने में अपना कौन हेल्प करता है, डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एक टेक्निकल टर्म है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रोसेस करना और रिट्रीव करना। ये सब चार ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करवाती है। स्टोर करने का क्या मतलब होता है, जैसे ये डेटा पड़ा हुआ है किसी जगह पे पड़ा हुआ है, कंप्यूटर में किसी फाइल में पड़ा हुआ है, टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ है, इसको एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेट सपोज आप MySQL में स्टोर करते हो तो आप लोग ऐसे टेबल बना देते हो। ठीक है, सिमिलरली पांडाज के अंदर भी आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे जैसे क्लास हो गया, यहाँ पे जैसे एज हो गया। तो ये आप लोगों ने इस डेटा को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया एक कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, और एक अच्छे तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज वे में। लाइक यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिख दिया राम, फिर यहाँ पे लिख दिया जैसे क्लास 10, यहाँ पे लिख दिया एज जैसे 14 लाइक दिस, फिर यहाँ पे जैसे श्याम, फिर यहाँ पे जैसे 12,
फिर जैसे इसकी एज 15, इस तरीके से आपने एक ऑर्गेनाइज वे में इसको स्टोर कर लिया। अब ये ऑर्गेनाइज वे से क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से रिट्रीव कर पाओगे। जैसे आप लोगों को कोई बोले कि स्टूडेंट्स का नाम बताओ जो क्लास 10 में पढ़ रहा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आप कंप्यूटर की क्वेरी लिख के भी बता सकते हो। पांडाज में भी कोड होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करते हुए निकाल सकते हो। एसक्यूएल में जैसे क्वेरी करके निकालते हो। तो ये फायदा तब होता है जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यदि आप इसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि 10th क्लास का कौन स्टूडेंट है, 12th क्लास का कौन स्टूडेंट है। एज पूछ लिया गया कि एज है इनकी, एवरेज बताओ, एवरेज एज क्या है इस पर्टिकुलर क्लास की या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, तो आप लोग कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे यदि आपका डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और स्टोर करना मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में आप परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हो, टेम्परेरीली भी स्टोर कर। परमानेंटली स्टोर कब करते हैं, जब आप किसी डेटाबेस के अंदर डाल देते हो डेटा को, ठीक है, या फिर आप किसी CSV फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में यदि आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को डाल देते हो, तो इसका मतलब वो परमानेंटली आपने स्टोर कर लिया। अभी जैसे अपन डेटा फ्रेम वगैरह इस पांडाज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे वो अपन अभी टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करेंगे, जब मेन मेमोरी में स्टोर होगा फिर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो परमानेंटली स्टोर करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है डेटा स्ट्रक्चर। उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने का क्या मतलब होता है, जैसे मेरे को इस डेटा से नया डेटा डिराइव करना, जैसे आज की डेट में जैसे इसकी एज 14 ईयर है, तो मैं बता सकता हूँ इसका डेट ऑफ मतलब ईयर कौन सा है बर्थ का, करंट डेट जैसे 2020 में से 14 माइनस कर दूंगा तो लगभग 2006 आ जाएगा इस ईयर। तो ये अपन ऑर्गेनाइज करने के बाद में इसको प्रोसेस करके नया डेटा डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और रिट्रीव करना मतलब मेरे से कल को मैंने लेट सपोज डेटा को स्टोर कर लिया, तो कल को कोई आके मेरे से पूछ सकता है ना कि जैसे आप लोगों की क्लास में मान लो, जैसे क्लास टीचर आपका डेटा स्टोर करके रखता है, मार्क्स स्टोर करके रखता है, तो पेरेंट्स आते हैं तो आप लोगों को हम रजिस्टर में देख के बता देते हैं, या फिर हमारे रिजल्ट का जो फाइल होता है उसमें देख के बता देते हैं कि आपके बच्चे के इतने परसेंटेज बने हैं। तो सेम वे में कंप्यूटर में भी आप स्टोर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसा स्टोर करिए कि आप बाद में उसको रिट्रीव कर सको, मतलब आप लोग उसको जानना चाहो, बाद में डेटा को गेट करना चाहो तो गेट कर सको। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, अपना डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म याद रखना, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, रिट्रीव एंड स्टोरिंग डेटा सो दैट डेटा कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, ओके। यदि डेटा आपके पास में पड़ा है उसको यूज नहीं कर पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है उस डेटा का, ठीक है। फिर तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको प्रोसेस करना है तो भी आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। लास्ट सपोज इसमें 5,000 लाइन है और उसको पूछ लिया कि क्लास 10 के स्टूडेंट निकालो, ऐसे फाइल में पड़ा हुआ है उल्टा सीधा, तो आप लोगों को निकालने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे। यदि आपका ऑर्गेनाइज्ड है वेल, तो आप विद इन सेकेंड में आप बता सकते हो कि क्लास 10 के स्टूडेंट कौन से हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर आपको बेनिफिट करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखें तो जनरल एग्जाम्पल्स देखें अपन, तो आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। जैसे लिस्ट एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि आपका डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर करता है। लाइक दिस लिस्ट, अपन पाइथन में लिस्ट ऐसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप लोग जैसे यहाँ पे लिख देते हो 25, 30 में से जैसे आए हैं 29, 27, 23, 20, 16, लाइक सपोज ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स करके एक लिस्ट बना लेते हो आप, मार्क्स अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर इसका क्या फायदा है, इस लिस्ट को बनाने के बाद में आपको बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे आपने क्लास 11 में। जैसे इसके अंदर पॉप कर, लिस्ट के अंदर आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, पुश कर सकते हो, पुराना एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, पुश पॉप ऑपरेशन हो गए। इस लिस्ट के अंदर आप लोग कहीं पे भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो मिडल के अंदर, ठीक है। तो ये सर्टेन ऑपरेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया, क्यों, क्योंकि ये डेटा ऑर्गेनाइज है। इसमें पता है कि लिस्ट के अंदर डेटा ऐसे सीक्वेंस में पड़ा हुआ है, तो अपन नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, पुराने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो लिस्ट इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब डिक्शनरी भी आपने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर में अपन डेटा स्टोर करते हैं। इसमें आपका डेटा इंडेक्स वाइज स्टोर होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे आपको 4th नंबर के जैसे 5th स्टूडेंट्स के मार्क्स जानने हैं, तो आप लोग ऐसे लिख दोगे LST_4। तो ये बहुत ईजिली आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, देख के, क्योंकि इंडेक्स नंबर पता है आपको, तो आप लोग आसानी से बता दोगे। सिमिलरली डिक्शनरी में क्या फायदा होता है, ये इंडेक्स यहाँ पे जैसे लिस्ट के अंदर इंडेक्स आप लोगों का 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होता है। अब मान लो आपको नेम वाइज इसके मार्क्स को स्टोर करना है, तो आप लोगों के लिए डिक्शनरी है पाइथन के अंदर। डिक्शनरी में जैसे राम के मार्क्स आए जैसे 25, जैसे श्याम के आए
29 एंड सो ऑन, जैसे 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने ऐसे की वैल्यू पेयर में स्टोर कर ली। की ये हो जाएगी जिसका नाम और वैल्यू हो जाएगी उसके मार्क्स। तो आप लोगों से पूछे कोई शाम के मार्क्स सीता है तो आप जैसे D1 ऑब्जेक्ट है तो D1 डैश ऐसे करके आप राम लिखोगे तो आपको राम के मार्क्स विद इन सेकेंड आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसमें अपन की वैल्यू पेयर में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सिमिलरली आपने नंपाई एरे पढ़ा होगा, नंपाई एरे के अंदर भी क्या करते हैं अपन, नंपाई एरे के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। अब जैसे लिस्ट में तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे 25 फिर यहाँ पे एस लिख सकते हो, मतलब स्ट्रिंग टाइप भी ले सकते हो, फिर जैसे 28 फिर यहाँ पे ए बी लिख दिया। तो ऐसे आप किसी भी टाइप का डेटा, किसी भी डेटा टाइप पे, जैसे डेटा का टाइप कुछ भी, डेटा का टाइप कुछ भी हो आप स्टोर करके रख सकते हो लिस्ट के अंदर। लेकिन एरे क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड होता है, जो लिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन आप इसके अंदर ओनली एक टाइप का डेटा रख सकते हो। एक टाइप का मतलब यदि आप यहाँ पे इंटीजर रख रहे हो तो फिर इंटीजर ही रखो पूरा। ठीक है, जैसे 15 17। यदि आप इसमें स्ट्रिंग रख रहे हो तो फिर स्ट्रिंग ही रखो, पूरे एलिमेंट फिर आपके स्ट्रिंग ही होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को स्टोर करना है तो आप एरे बनाते हो। ठीक है, इसमें भी इंडेक्सिंग 0 1 ऐसे स्टोर होता है, तो इसमें भी आप लोग इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। ये लिस्ट की तरह ही होता है लेकिन डिफरेंस आपको बता दिया मैंने। तो ये भी एक एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर का। स्टैक क्यू आप लोगों के लिए नया है, जैसे स्टैक आपके सिलेबस में नहीं है, आईपी के अंदर क्यू भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। स्टैक क्या होता है, जैसे आप सीडी और डीवीडी जानते हो, जैसे डीवीडी का बॉक्स होता है, अब उसमें आप डीवीडी जैसे रखते हो, ऐसा होता है आपका डीवीडी का बॉक्स, इसमें जैसे फर्स्ट डीवीडी रखते हो तो यहाँ पे आएगी, फिर सेकंड डीवीडी रखते हो तो यहाँ पे आएगी, थर्ड डीवीडी रखते हो तो आप यहाँ पे आएगी। तो ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा, जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वो एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स क्या है, जो डीवीडी अपन जैसे डीवीडी बॉक्स में लास्ट में पुटअप करते हैं वही डीवीडी सबसे पहले निकलेगी आउट, मतलब निकालनी हो, लेट्स सपोज आपको ये थर्ड डीवीडी निकालनी हो तो थर्ड डीवीडी निकालने के लिए आपको पहली 2 डीवीडीज को निकालना पड़ेगा, तभी आप थर्ड डीवीडी निकाल सकते हो। डीवीडी वाले बॉक्स में डीवीडी जानते हो ना, सर्कुलर शेप की ऐसे होती है। तो ये अपना ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट जो लास्ट में इंसर्ट होते हैं वो सबसे पहले आउट होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को इस फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, जिसके अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको लास्ट में इंसर्ट हुआ हुआ डेटा पहले आउटपुट में चाहिए, तो ऐसे केस में आप लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट स्टैक यूज करोगे। ठीक है, ये स्टैक कंप्यूटर में कहाँ यूज होता है, जैसे आप फंक्शन कॉल करते हो, लेट सपोज आप जैसे फंक्शन, जैसे आपने कोई फंक्शन बना रखा है ऐड करने का, ठीक है, लेट सपोज ऐड करने का फंक्शन बना रखा है n1 n2 का। ठीक है, और इसके अंदर जैसे आप लोग किसी और फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे इनपुट डेटा, जैसे एक डेटा इनपुट डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया आपने। ठीक है, फिर आपने जैसे यहाँ पे डेटा, ये फंक्शन क्या करेगा, इनपुट डेटा करेगा, और जैसे आप लोगों ने वेरिएबल n1 n2 में जो भी डेटा है उसको रिटर्न कर देते हो आप एडिट करके, जैसे n1 + n2। सिंटैक्स थोड़ा सा मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, सिंटैक्स आपका सही नहीं होगा क्योंकि ये ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। तो जैसे आप कंप्यूटर में ऐड फंक्शन को पहले कॉल करोगे तो ये क्या होता है, स्टैक में मेंटेन होता है। जैसे ऐड फंक्शन कॉल हुआ है पहले, उसके बाद में आप इस फंक्शन में से इनपुट डेटा फंक्शन को कॉल करोगे, इनपुट अंडरस्कोर डेटा, तो ये एक स्टैक में इंसर्ट होता रहता है। तो इससे क्या होगा, जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ है उसको सबसे पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी तो आपका ये मेंटेन रहेगा। सबसे पहले जैसे इनपुट डेटा करना पड़ेगा तभी आप n1 n2 को ऐड कर पाओगे, अदरवाइज n1 n2 को ऐड कैसे करोगे। तो ये यहाँ पे स्टैक का यूज होता है। ठीक है, यदि आप समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, इतना डिटेल में आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने बताया कि कंप्यूटर में यहाँ पे कहाँ पे काम आता है। जैसे फंक्शन आप कॉल करते हो तो जिस सीक्वेंस में फंक्शन कॉल होते हैं वैसी सीक्वेंस में स्टैक के अंदर चले जाते हैं, और उसी ऑर्डर में जैसे जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद में ऐसे आता जाता है कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। फिर आप क्यू आप जानते हो, जैसे आप लोग बस वगैरह के अंदर जैसे आप लोग बैठते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बस वगैरह के अंदर क्या होता है, जैसे सवारियों को बैठाना है तो सबसे पहले क्या होता है, क्यू में खड़ा होना पड़ता है ना, जो सवारी सबसे पहले आती है वो सबसे पहले बस के अंदर चढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम आता है। ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है।
ठीक है, इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रहे तो अच्छी बात है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। जैसे इस क्यू में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा बाहर, बस में चढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसे इसको बोलते हैं क्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब अपन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। पांडाज का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से दो डेटा स्ट्रक्चर बताए गए हैं, उनके नाम आप याद रखना, एक होता है सीरीज, एक होता है डेटा फ्रेम और एक होता है पैनल, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक स्लाइड इस पर मैंने बना रखी है। सीरीज आपका 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल होता है, पैनल आपका मोर देन 2 डायमेंशनल होता है, ग्रेटर देन 2 डायमेंशनल। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये अपन दो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो अब अपन देखते हैं पांडाज सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। आज अपन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखेंगे क्योंकि आज अपन इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, जब डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, जब सीरीज को नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सीरीज होते क्या है। बिफोर दैट आप लोगों को पता होना चाहिए सीरीज से पहले नंपाई एरे क्या होता है। नंपाई एरे क्या होता है, नंपाई तो एक लाइब्रेरी होती है, ये तो मेरे को पता है, आप लोगों को भी पता है। अब नंपाई एरे क्या होता है, एक एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, नंपाई एरे बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोगों का ये नंपाई एरे बनाया लेट सपोज आपने, तो इसके अंदर सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, जैसे 10, 11, 12, इंटीजर है तो सारा इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो फिर सारा स्ट्रिंग होना चाहिए, जैसे राम फिर श्याम। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर राम श्याम के बीच में 1 2 3 लिखने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो नंपाई एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा होता है। अब नंपाई एरे के अंदर क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप का मैंने बता दिया। सिमिलर डेटा टाइप मतलब जिस टाइप का डेटा आप लोगों का एक एलिमेंट का है वैसा ही डेटा टाइप सेम सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इंडेक्स होता है यहाँ पे 0 1 2 3, नंपाई एरे के अंदर आपने देखा होगा ये इंडेक्स होता है, ये हमेशा इंटीजर रहता है और स्टार्ट 0 से होता है नंपाई एरे के अंदर, ठीक है। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज देखो, सीरीज भी नंपाई एरे की तरह ही होता है, ठीक है, एक वैसा का वैसा ही होता है, सीरीज भी नंपाई एरे की तरह। नंपाई एरे लेकिन 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, n डायमेंशनल भी होता है, इसलिए इसको एनडी एरे बोलते हैं। लेकिन जो सीरीज होता है वो क्या होता है, देखो सीरीज क्या होता है, इट इज अ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ये 2 डायमेंशनल नहीं हो सकता। जैसे नंपाई एरे तो ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस, ठीक है, नंपाई एरे ऐसा पॉसिबल है जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। सीरीज में एक 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इसको वेक्टर भी बोलते हैं। दैट कंटेन्स एरे ऑफ डेटा, ये जो डेटा है आप लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं एरे ऑफ डेटा, और एसोसिएटेड लेबल्स, इनको बोलते हैं लेबल्स, ठीक है। ये आप लोगों का नंपाई एरे में हमेशा 0 1 2 होता है, 0 1 2 3 0 to n-1 तक, ठीक है। n आइटम्स एंड डेटा इसमें नंपाई एरे में तो n-1 तक होगा, लेकिन सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता है। सीरीज के केस में आप इसको कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो, आप इंडेक्स का टाइप आप कुछ भी रख सकते हो, आप जो चाहे वो रख सकते हो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट, बट डेटा आपका सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे इंटीजर डेटा रख दिया तो इंटीजर ही होना चाहिए, स्ट्रिंग रख दिया तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, लेकिन डेटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग भी इंटीजर भी रख सकते हो, ठीक है, डिक्शनरी की तरह। जैसे डिक्शनरी में जैसे आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो, जैसे डिक्शनरी में क्या करते हो यहाँ पे, जैसे ए की वैल्यू जैसे 65 है, बी की वैल्यू जैसे 67 66 है, लाइक यहाँ पे डिक्शनरी आप किसी भी टाइप की रख सकते हो, इंटीजर भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो। वैसे ही आप लोग यहाँ पे डेटा जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट होता है उसमें ये जो लेबल होता है, जो इंडेक्स होता है, ये आप किसी भी टाइप का रख सकते हो, ठीक है। ये डिक्शनरी की तरह ही होता है, जनरली नोन एज इंडेक्स, इनको अपन जनरली इंडेक्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वैसे इनको लेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे मंडे के अंदर जैसे टेम्परेचर 20, जैसे ये वीक डेज का टेम्परेचर स्टोर करने के लिए एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया लेट सपोज, तो इसमें इंडेक्स क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू 7 डेज आप लिख लोगे। फिर यहाँ पे जैसे मंडे को 25 डिग्री था, 26 था, 38 था, तो ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया। अपन सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये आज अपन नहीं देखेंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे जब सीरीज के ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं बताऊंगा तो फिर लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा और आपके लिए भी थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जैसे राम को मैंगोज अच्छा लगता है, श्याम को एप्पल्स अच्छा लगता है, मोहन को ग्रेप्स अच्छा लगता है, तो ऐसे आप इसका डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो जो 1 डायमेंशनल है, ठीक है। 1 डायमेंशनल मतलब एक ही रो होगी इसके अंदर, या तो एक ही रो होगा या फिर एक ही कॉलम होगा। एक ही कॉलम है, ये इंडेक्स होता है, ये हिडन होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, ये इंडेक्स आप लोगों को एक्सेस करने के लिए काम आता है, ठीक है। अपन देखेंगे कैसे एक्सेस करते हैं ये सब, अपने सीरीज के ऊपर स्पेशल लेक्चर आएगा तब। अब आपको
पता चलना चाहिए कि सीरीज ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया जब नंपाई एरे था ऑलरेडी। तो इसका क्वेश्चन आप लोग देखिए, नंपाई एरे के अंदर क्या होता था, यहाँ पे आप इंडेक्स हमेशा 0 1 2 3 इंटीजर ही रख सकते थे, क्या रखना ही पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जबकि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता था कि आपको ये 0 1, अब जैसे 2 इंडेक्स पे किसका डेटा है ये पता करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, तो इसलिए अपने इंडेक्स को अपने अकॉर्डिंग यूजर सेट कर पाए, इसलिए सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ईजी कर देता है अपने वर्क को, ताकि अपन इसको इजीली एक्सेस कर पाए, रिट्रीविंग के लिए ये थोड़ा इजी रहे। जैसे एक तो इसमें जैसे ये एस ऑब्जेक्ट है, ये डी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एक तो आप लोगों को लेट सपोज जैसे 2 नंबर पे कौन स्टूडेंट है उसके मार्क्स 12 है, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जैसे आपको पूछा गया शाम के कौन सा एप्पल पसंद है, कौन सा फ्रूट पसंद है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो एस शाम। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का डायरेक्टली वो फ्रूट प्रिंट हो जाएगा जो शाम को पसंद है। जबकि इस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि शाम का कौन सा नंबर है, 2 नंबर है तो D2 ऐसे लिखोगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपका ये सीरीज ऑब्जेक्ट आप लोगों का इजीली एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो आइडियली आप ओपन कीजिए, आइडियली ओपन करना कल मैंने बताया था क्लास के अंदर, तो आइडियली ओपन करके आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज एचपीडी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग आसानी से इस सीरीज ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ये आप लोगों का एक स्पेशल क्लास आएगा जिसमें मैं पूरा बताऊंगा, यहाँ पे मैं ओनली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे pd डॉट सीरीज ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, आप डिक्शनरी का यूज करते हुए बना सकते हो, नंपाई एरे का यूज करते हो, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए जैसे बना रहा हूँ मैं। जैसे राम को मैंगोज पसंद है तो मैं यहाँ पे मैंगोज लिख दूंगा, ठीक है। जैसे शाम को जैसे क्या पसंद है, एप्पल्स पसंद है, तो मैं यहाँ पे एप्पल्स लिख दूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे आप जैसे एंटर करोगे तो ये सीरीज बन जाएगी। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से सीरीज, तो यहाँ पे प्रिंट करोगे तो देखो वैसे ही आ रहा है, ठीक है, आ रही है यहाँ पे देखिए कि अपनी राम शाम और आपकी वैल्यूज मैंगोज एप्पल। इस तरीके से आप लोग सीरीज ऑब्जेक्ट बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। ये अपन डिटेल में देखेंगे कैसे क्रिएट किया जाता है बाद में, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नंपाई एरे के अंदर और सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर लड़ाई हो जाती है और बताता है कि मैं बड़ा हूँ, तो अपन देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके अंदर मतलब डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो देखो नंपाई एरे के अंदर क्या होता है, आप 1 डायमेंशनल भी रख सकते हो इसको, 2 डायमेंशनल भी रख सकते हो। 1 डायमेंशनल का मतलब इस तरीके से 0 1 2, इसके अंदर एक ही रो होगी, और जबकि 2 डायमेंशनल का मतलब होता है मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स लाइक दिस। इसके अंदर जैसे 1 2 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। टेबल के फॉर्मेट में इसको 1 डायमेंशनल बोलते हैं। नंपाई एरे दोनों टाइप का हो सकता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनडी एरे ऑल्सो, ठीक है। जबकि सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओनली 1 डायमेंशनल होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो ओनली। यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो जैसे राम हो गया, जो श्याम हो गया, ये होगा, और जैसे मोहन हो गया, लेकिन डेटा आपका 1 डायमेंशनल रहेगा, जैसे 12 14 16 लाइक दिस। इसके अंदर आप इस तरीके का डेटा नहीं स्टोर कर सकते, ऐसे नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। इस तरीके से स्टोर कर दोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, राम श्याम। अभी जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने ये इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया था, इसका मतलब ये मत समझना कि ये 2 डायमेंशनल है। ये इंडेक्स बाहर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, आपको नहीं दिखेगा। आप जैसे 2 कॉलम ऐड करना चाहोगे तो नहीं ऐड हो पाएंगे सीरीज ऑब्जेक्ट में, इसलिए इसको 1 डायमेंशनल बोलते हैं और इसको वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स विल बी ओनली इंटीजर। नंपाई एरे के केस में आप मैंने बताया यहाँ पे 0 1 2 ही हो सकता है, आप चाहो तो राम श्याम ऐसे नहीं लिख सकते हो नंपाई एरे के अंदर, ठीक है। जबकि इसके अंदर किसी भी टाइप का रह सकता है, यहाँ पे राम श्याम मोहन भी रख सकता है, 0 1 2 भी रख सकते हो आप चाहो तो इंडेक्स, ठीक है, कोई भी टाइप का रख सकते हो। वेक्टराइज ऑपरेशन पॉसिबल ओनली व्हेन 2 नंपाई अरेज हैविंग द सेम शेप। लेट्स सपोज आपको 2 नंपाई अरेज को ऐड करना है, तो जैसे इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं लेट्स सपोज, तो जो जैसे जैसे ये n1 नंपाई एरे है, n2 नंपाई एरे है, अपन देखेंगे इसको प्रोग्राम बना के भी बाद में फ्यूचर में। अभी आप लोगों को बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो जैसे इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों में 3 ही मतलब कॉलम होने चाहिए, जैसे ये 3 कॉलम है। अब ये आप ऐसे यहाँ पे 4 कॉलम कर दोगे, यहाँ पे 3 कॉलम कर दोगे तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगी। जबकि वेक्टराइज ऑपरेशन का मतलब ही होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर अपन एडिशन करते हैं, इसका एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, इसका एलिमेंट इससे, एलिमेंट इससे, लेकिन इसके केस में यहाँ पे एरर आ जाएगी यदि आप दोनों की शेप सेम नहीं है। शेप मतलब जैसे इसकी शेप क्या है 3 कोमा, मतलब 3 इसके अंदर कॉलम्स है, इसकी शेप क्या है 4 कोमा, शेप डिफरेंट है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लाइक दिस।
जब वेक्टराइज ऑपरेशन, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर वेक्टराइज ऑपरेशन पॉसिबल है। इसमें वेक्टराइज ऑपरेशन कैसे होता है, इंडेक्सेस के ऊपर। जैसे दो डेटा फ्रेम बनाई मैंने, जैसे दो डेटा सीरीज बनाई, जैसे ये एक डेटा सीरीज है जिसमें यहाँ 0 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है। अब जैसे दूसरी डेटा सीरीज है, लेट सपोज इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 1 2, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है। तो जैसे ये S1 ऑब्जेक्ट है, ये S2 ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। जैसे 0 1 वाले तो ऐड हो जाएंगे, जैसे 0 1 वाले 10 और 14 24 हो गया, 0 0 इंडेक्स वाले। फिर 1 1 इंडेक्स वाले 14 और 16 30 हो गया। और 2 इंडेक्स वाले में, क्योंकि 2 इंडेक्स इसमें है ही नहीं है, तो यहाँ पे NaN आ जाता है, यही इस लाइन में कहा गया है। जबकि इसमें तो ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एरर आ जाती है, जबकि इसमें पॉसिबल है लेकिन NaN आ जाएगा, एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन देखते हैं डेटा फ्रेम क्या होता है। ठीक है, इतनी देर अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। अब डेटा फ्रेम जो पांडाज का दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, इसको भी अपन देख लेते हैं। ये भी एक 2 डायमेंशनल होता है। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। जैसे आप लोगों ने एक्सेल सीट देखी होगी, एक्सेल सीट देखी होगी, वैसा ही दिखता है ये। जैसे एक्सेल सीट में क्या होता है, यहाँ पे रो होती है, यहाँ पे इधर कॉलम होते हैं, ऐसे होते हैं ना एक्सेल के अंदर। यहाँ पे रोज होती हैं, यहाँ पे जैसे ABCD ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, इधर जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ रहता है। आप लोग एक्सेल खोल के देखना, आप लोग चाहो तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ एक्सेल। देखो एक्सेल भी ऐसी दिखती है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। एक्सेल खोल के दिखाता हूँ मैं, ये जैसे मेरी एक्सेल ओपन की मैंने यहाँ पे, जैसे एक्सेल में देखो, यहाँ पे देखो आप लोग, देखो इधर देखो, ये क्या होते हैं, ABCDE, इनको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम लेवल्स। ठीक है, ये कॉलम्स के नेम है। और इधर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको क्या बोलते हैं अपन, रो लेवल्स, ये रो के नाम है। ठीक है, तो इसी ये भी एक डेटा फ्रेम ही होता है। जो एक्सेल होता है अपना, वो एक डेटा फ्रेम ही होता है। इसके अंदर डेटा फ्रेम की तरह ही रो और कॉलम्स होते हैं। जैसे ये देखो रोज दिख रही हैं आप लोगों, इनमें डेटा आप फिलअप कर सकते हो, लाइक दिस आप लोग फिलअप करते हो एक्सेल के अंदर। तो ये होता है अपना एक्सेल की तरह ही अपना काम करता है ये क्या, डेटा फ्रेम। ठीक है, चलो अपन अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। एक 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब स्प्रेडशीट, जैसे आप लोगों की एक्सेल दिखाई मैंने, एक्सेल की तरह ये दिखता है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, दैट एक्चुअली 2 डायमेंशनल लेबल्ड एरे। यहाँ पे आप लोगों को जरूरी नहीं है 0 1 2 3 4 ये हो, यहाँ पे आप ABCDE ऐसे रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 की जगह। यहाँ पे जैसे 0 1 की जगह XYZ PQ ऐसे कुछ भी रख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको लेबल्ड 2D एरे, विच इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स वेयर कॉलम्स में स्टोर डिफरेंट डेटा सेट। जैसे इस कॉलम में आप लोगों का फ्लोटिंग, जैसे फ्लोट डेटा हो सकता है, इस कॉलम में जैसे आप लोगों का इंटीजर हो सकता है, इस कॉलम में स्ट्रिंग हो सकता है, इस कॉलम में लेट सपोज कोई और टाइप का डेटा हो सकता है। तो हर कॉलम के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ये होता है अपना डेटा फ्रेम। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगा होगा ऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होता है, तो अपन देखो ये सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। इट इज ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। इनको अपन बोलते हैं रोज। जैसे इसके अंदर कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं, और इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप रोज और कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर करते हो, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है अपना डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे लेट सपोज इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 10 12 14 16 18, जैसे यहाँ पे 100 200 300 400 500, जैसे एक्सेल में फिलअप करते हो। जैसे यहाँ पे ABCDE, यहाँ पे लेट सपोज ABXYPQMNOR ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 2.0 2.4 6.0 7.8 9.2 ऐसे कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 रोज, और तो इसको अपनी शेप कैसे दिखाई जाती है, 5 रोज 5 कॉलम्स। तो इसकी शेप होती है नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ऐसी इस तरीके से आप इसकी शेप को दिखा सकते हो। अब जैसे लेट सपोज आप लोगों को ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप लोगों को ये एक्सेसिंग करना मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। तो इसको एक्सेस करने का तरीका होता है, इस डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, लेट सपोज इस डेटा फ्रेम का नाम A है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे इसका कॉलम नंबर लिखेंगे। सबसे पहले रो नंबर लिखेंगे, रो नंबर जैसे 2,
फिर कॉलम नंबर कोमा करके कॉलम नंबर लिखेंगे, कॉलम नंबर कौन सा है 1, तो इसको एक्सेस करने के लिए आप लोगों को 2,1 लिखना पड़ेगा। जैसे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसका रो नंबर कौन सा है 1 नंबर रो है, देखो 1 नंबर रो है और यहाँ पे 4th नंबर कॉलम है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। सिमिलरली लेट्स सपोज इसका आप लोगों को लेबल्ड कर रखा है, जैसे ये ए बी सी डी, इस तरीके से आप लोगों ने इंडेक्स दे रखे हैं 0 1 2 3 की 4 की जगह आप लोगों ने ऐसा इंडेक्स दे रखा है। यहाँ पे भी 0 1 2 4 3 की जगह जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यू ऐसे दे रखा है। तो आप लोगों को लेट्स सपोज ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना तो आप लोग कैसे लिखोगे ए सी कॉलम कोलन वाई सी रो कोमा वाई कॉलम, इस तरीके से लिखोगे। जैसे ये वाला एक्सेस करना तो आप लोग कैसे लिखोगे बी रो कोलन क्यू कॉलम, इस तरीके से। तो जिस टाइप का आप लोगों ने इंडेक्स दे रखा है वही इंडेक्स आप लोगों को लिखना है, हमेशा 0 1 2 3 नहीं लिखना है। 0 1 2 3 तभी चलेगा जब आपने 0 1 2 3 ही लिख रखा है या फिर कोई भी इंडेक्स नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब अपन देखते हैं वही कहानी, सीरीज और डेटा फ्रेम में भी लड़ाई होती है कि कौन सा बेटर है, तो अपन देखते हैं कौन सा बेटर है नेक्स्ट स्लाइड में। चलो अब कंपैरिजन देखते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट में देखा आप लोगों ने ये हमेशा 1 डायमेंशनल होता है, इस तरीके से आप लोगों को बनता है 10 14 16, यहाँ पे जैसे ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं बना सकते आप लोग सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, ये गलत हो जाएगा। तो ये ओनली 1 डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पे दिखा हुआ है। ये 2 डायमेंशनल होता है, इस तरीके से आपने देखा अभी, यहाँ पे जैसे टेबुलर फॉर्मेट में बनता है इस तरीके से। ये भी 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसको। ये 3x3 का 2 डायमेंशनल हो गया, ये 4x4 का हो गया, 4 रोज 4 कॉलम, ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस, इसके अंदर आपका डेटा सेम टाइप का होगा, जैसे ये 10 है तो यहाँ पे फिर सारा डेटा इंटीजर टाइप का ही होगा, इधर आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, ठीक है। हेट्रोजीनियस, इसमें हर एक कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप रख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ पे ए भी रख सकते हो, यहाँ पे 1.0 फ्लोट भी रख सकते हो। हर एक कॉलम में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करके रख सकते हो। वैल्यू म्यूटेबल, वैल्यू म्यूटेबल का क्या मतलब होता है, इसके अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। लेट्स सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट एस है, ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डी है, ठीक है। तो अभी सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स सपोज यहाँ 14 की जगह 18 करना है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, एस कोमा बी इक्वल्स टू जैसे 18 किया तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वैल्यू म्यूटेबल बोलते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, म्यूटेबल का मतलब जो चेंज हो सकता है। साइज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, अब इसके अंदर आप जाके दोबारा से नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे 18 ऐड करना है तो आप ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर। आप इसके अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट भी नहीं कर सकते, पूरा नया डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा यदि आपको डिलीट करना है तो, ठीक है। तो इसके अंदर डिलीशन और एडिशन पॉसिबल नहीं है नए एलिमेंट का, इसलिए इसको साइज इम्यूटेबल बोला गया। साइज को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स का सीरीज ऑब्जेक्ट है तो इसमें 4 एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं और 2 एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं रन टाइम के ऊपर। आपको यदि ऐसा करना है तो नया डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वैल्यू डेटा फ्रेम वैल्यू म्यूटेबल होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कैसे एक्सेस किया जाता है। इसके अंदर भी आप हर एक एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे सीरीज में। साइज म्यूटेबल होता है, ये साइज म्यूटेबल का मतलब इसके अंदर नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो, फ्यूचर में नई रो भी ऐड कर सकते हो, किसी कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो, किसी कॉलम को ऐड भी कर सकते हो, किसी रो को भी डिलीट कर सकते हो, रो को भी ऐड कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। ये फैसिलिटीज के लिए फंक्शंस होते हैं, वो अपन डिटेल में बाद में देखेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये साइज म्यूटेबल होता है, ओके। तो इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा छोटे वाली चीज़ नहीं है, दोनों का अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग जगह पे ये काम आते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, छोटा सा डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ आईडीएलई पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया हो जाए, ठीक है। तो वही डेटा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंपोर्ट पांडाज एसपीडी करना पड़ेगा। इन पे अपन पूरा लेक्चर बनाएंगे बाद में। इसके लिए एक आपको डिक्शनरी बनानी पड़ती है सबसे पहले। ये आप मत देखना कि कैसे बनेगा। जैसे नेम की डिक्शनरी बना दी मैंने, जैसे इसमें मैंने लिख दिया ए बी, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे एज की एक एज कॉलम की एक बना दी, जैसे इसकी 10 एज है, इसकी 12 एज है, ठीक है। फिर जैसे क्लास बना दिया एक मैंने कॉलम, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ये अपन पूरा डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जैसे इसकी 10th क्लास है, जैसे इसकी 12th क्लास है, ठीक है। अब जैसे ये डिक्शनरी बन गई मेरी, अब इससे डेटा फ्रेम बना सकता हूँ मैं। जैसे डीएफ बनाना है मेरे, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। फिर आप यहाँ पे डिक्शनरी पास करोगे और एंटर कर दोगे, यहाँ पे प्रिंट करोगे डेटा फ्रेम को, देखो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए ऐसी बन गई। नेम एज क्लास आप लोगों का यहाँ पे
कॉलम आ रहा है, नेम, एज, क्लास, ये डिक्शनरी की की होती हैं, वो आप लोगों की कॉलम की लेबल बनती हैं, बाद में ये बताऊंगा मैं डिटेल में। और इंडेक्स आपने कोई पास नहीं किया इसलिए 0 1 बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ए बी आपकी वैल्यू आ गई जो आपके नेम में थी, एज में जो वैल्यू थी वो 10 12 यहाँ आ गई, और क्लास में जो वैल्यू थी वो XX। तो ये आपकी 2,3 2 रोज 3 कॉलम की एक डेटा फ्रेम बनाई है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। ओके, बहुत आसान है, आगे देखेंगे अपन। चलो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू।